Hi, this is CA Ram Ahuja, a chartered accountant by profession and teacher by passion. I welcome you all to Students Lab. For free notes and videos, download the app now. What is organizing? A very important function of the management. Organizing का meaning क्या होता है? Organizing is a process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing reporting relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. यानी कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई भी करते हैं और ग्रुपिंग भी करते हैं एक्टिविटीज को, डिफाइन भी करते हैं और डेलीगेट भी करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अथॉरिटी को, और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इसमें किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, क्लियर हो गया? आइडेंटिफाई करना, फिर ग्रुपिंग करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना और डेलीगेट करना, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना। ये फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का, राइट? यानी कि मैं अगर इसकी समरी बनाना चाहूं तो क्या समरी है ऑर्गेनाइजिंग की? द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पे डिपेंड करेगा। डिफाइंस द रोल्स एंड पोजीशंस ऑफ स्किल्ड पीपल, यानी कि जो हमारे लोग हैं उनके रोल क्या होंगे, वो कौन सा रोल प्ले करेंगे, कौन परचेज मैनेजर बनेगा, कौन सेल्स मैनेजर बनेगा, की पोजीशन क्या होगी, उनके रोल्स क्या होंगे, वो क्लियर किए जाते हैं। और डिफाइन किया जाता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज, ताकि जो प्रॉब्लम है ड्यूटीज को परफॉर्म करने में उसको हम एलिमिनेट कर सकें। कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स एंड असेंबल रिसोर्सेज, इसके अंदर हम सारी ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और रिसोर्सेज को असेंबल करते हैं। ये तो होगी हमारी डेफिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की। इसी डेफिनेशन से 4 स्टेप निकल के आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला स्टेप आइडेंटिफाइड एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि एक्टिविटीज को आइडेंटिफाइड करना, उसको डिवाइड करना। दूसरे स्टेप के अंदर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटीज हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। तीसरे स्टेप में हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं, और फोर्थ स्टेप के अंदर हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये होगी स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब बात आती है वाई ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर खाली प्रोडक्शन पे फोकस कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन आएगा ही आएगा। क्लैरिटी हो जाती है वर्किंग रिलेशनशिप में किसको क्या काम करना है, ओवरलैपिंग नहीं होती, इसकी वजह से रिसोर्सेज ऑप्टिमली यूटिलाइज होते हैं, और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसको एक्सेप्ट करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट होता है, यानी कि एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो एक ही काम सिमिलर एक्टिविटीज को बार बार करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं होती है, इस वजह से उनका डेवलपमेंट भी होता है। एक्सपेंशन और ग्रोथ करने का सबसे बढ़िया तरीका है ऑर्गेनाइजिंग। रीजन बीइंग, ऑर्गेनाइजिंग में अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, उसमें आपको क्लियर होगा हम कैसे एक्सपेंड और ग्रो कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे दिखती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट? जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई आपका आपका घर कैसा है, आप बोलते हो जी मैं फ्लैट में रहता हूँ, कोई कहेगा जी मैं फ्लोर में रहता हूँ, ठीक है, कोई कहेगा मैं ड्यूप्लेक्स में रहता हूँ, कोई कहता है कि मैं तो बंगलों में रहता हूँ। अब सभी घर में ही रहते हैं, लेकिन सबका जो स्ट्रक्चर है घर का वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, ईयर ग्लास स्ट्रक्चर होता है, आवर ग्लास स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपके कोर्स में केवल 2 ही स्ट्रक्चर, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल स्ट्रक्चर, जिसको हम डिटेल में यहाँ पर आपके साथ स्टडी करेंगे। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, यानी कि लोग, काम और रिसोर्सेज में क्या रिलेशनशिप होगा वो इस स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाता है। और स्पैन, यानी कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैंडल किए जा रहे हैं, इससे शेप मिलती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। देखो सिंपल सी बात है कि घर में जितने लोग रहने वाले होते हैं उसी के हिसाब से घर का स्ट्रक्चर होता है ना? कितने बेडरूम्स होंगे, कितने ड्राइंग रूम्स होंगे, ड्राइंग रूम कितना बड़ा होगा, कितने बाथरूम्स होंगे, डिपेंड करेगा कि आपके घर में कितने लोग हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कितने लोग काम करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितना बड़ा और कैसा होगा। 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर।
अब स्टडी करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है. व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शंस परफॉर्म्ड. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग की बात नहीं कर रहे हैं. हम यहाँ बात करें फंक्शंस ऑफ बिजनेस लाइक परचेज, सेल्स, मार्केटिंग. इसी के बेस पर हम डिपार्टमेंट बनाते हैं लाइक परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट. तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर. So under functional structure, an organization is divided into different departments or units on the basis of major functions performed. This structure tries to achieve high level of specialization by grouping similar jobs together. Similar jobs को हम इकट्ठा करके डिपार्टमेंट बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया फंक्शनल स्ट्रक्चर. उसके बाद आता है इसके फायदे क्या होते हैं. A functional structure focus on one function at a time. पहला फायदा ये है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट केवल प्रोडक्शन पे फोकस करेगा, है ना. दूसरा फायदा क्या है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना विद इन डिपार्टमेंट. ध्यान रखिएगा, एक ही डिपार्टमेंट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना काफी आसान होता है क्योंकि वहां पर सिमिलर टास्क परफॉर्म होता है. भाई प्रोडक्शन में केवल प्रोडक्शन ही तो होगा ना, तो वहां पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना काफी इजी हो जाता है. रिपीटेड वर्क इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी वर्क वहां रिपीट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है. तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, मैनेजरियल एफिशिएंसी की बात करें तो वो बढ़ती रहती है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल स्ट्रक्चर. इसके अलावा आता है लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, क्योंकि एक ही जगह पर जब एक ही काम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डुप्लीकेशन कम हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा. आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बल्क में सामान खरीद रहे हो, तो इकट्ठे खरीदने के फायदे भी होते हैं ना, तो उससे हमारी कॉस्ट भी लोअर हो जाती है. इसके अलावा इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज ईजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन ए लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको केवल लिमिटेड स्किल्स को डेवलप करना है प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो यहाँ ट्रेनिंग भी काफी आसान हो जाती है. इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन. जैसे प्रोडक्शन पर फोकस है ऐसे ही सेल्स वाले सेल्स पर फोकस करेंगे, परचेज वाले परचेज पर, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स पर, क्वालिटी कंट्रोल वाले क्वालिटी पर. तो यानी कि हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिलती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है. अब इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्रोडक्शन वाले को केवल प्रोडक्शन से मतलब है, सेल में क्या हो रहा है, परचेज में क्या हो रहा है, अकाउंट्स में क्या हो रहा है, नो कंसर्न, है ना. अच्छा, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैव टू बी शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट, क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो असेंस ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है, वो यहाँ पर काफी दिक्कत होती है क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन को हमें सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में शेयर करना होता है. लाइक परचेज वाले ने कितना परचेज किया, दैट हैज टू बी शेयर्ड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन ने कितना प्रोड्यूस किया, दैट हैव टू बी शेयर्ड विद सेल्स डिपार्टमेंट. तो कोऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं लैकिंग रहती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर, और खासकर जहां दो डिफरेंट डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट अलग अलग होता है वहां तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स वाला चाहता है ज्यादा से ज्यादा सेल हो क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा सेल्स टीम को. लेकिन प्रोडक्शन वाले कहते हैं भाई हम ज्यादा क्यों बनाएं, हमें थोड़ी इंसेंटिव मिलना है. तो यहाँ पर दोनों डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट लेवल है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना लाजमी है, क्योंकि ज्यादा सेल पर इंसेंटिव मिल रहा है लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन पर इंसेंटिव नहीं मिलता नॉर्मली. तो इसलिए प्रोडक्शन वाले कहते हैं भाई हम उतना ही बनाएंगे जितना हम बना सकते हैं, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे. लिमिटेड व्यू ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑब्वियस सी बात है जब एक डिपार्टमेंट का मैनेजर एक डिपार्टमेंट में फोकस कर रहा है तो ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है, ओवरऑल व्यू क्या है उसको क्लियर नहीं होता, राइट. तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की. अब आता है डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है. द डिविजनल स्ट्रक्चर इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट ग्रुप्स ईच ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन इनटू अ डिवीजन. यानी वहां पर हमने डिपार्टमेंट क्रिएट किए थे, यहां पर हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं. ईच डिवीजन कंटेन्स ऑल द नेसेसरी रिसोर्सेज एंड फंक्शंस विद इन टू सपोर्ट दैट प्रोडक्ट लाइन. यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट लाइन. जब हम एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन में शिफ्ट कर जाते हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, क्योंकि हमें डिवीजन क्रिएट करने की जरूरत है. अब तक हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहे थे, अब हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, डिवीजन. जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने अपने घर का ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर कराया, वहां पर आपने बेडरूम बनाए, ड्राइंग रूम बनाया, बाथरूम बनाया, किचन बनाई. अब आपको एक लेवल और आगे बढ़ने की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि वो अलग बन गया. फर्स्ट फ्लोर पे भी क्या होगा, आप लोग बेडरूम बनाएंगे, ड्राइंग रूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे. डुप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं था. तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है एक नया डिवीजन क्रिएट करना इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट. चलिए, इसके फायदे क्या होते हैं. पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. वहां पर था डिपार्टमेंट स्पेशलाइजेशन, यहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि मान लीजिए आप पहले गारमेंट्स बना रहे थे, अब आप मेडिसिन बना रहे हैं,
तो वहां पर गारमेंट्स पे ज्यादा स्पेशलाइजेशन था, अब दूसरे डिवीजन में मेडिसिन का स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। दूसरा फायदा होता है फिक्सिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिवीजन बिकम इजी। देखो दो डिवीजन बिल्कुल अलग हैं, गारमेंट्स अलग हैं और मेडिसिन अलग है, तो दोनों अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफी आसान हो जाता है। प्रमोट्स फास्टर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपको अपने डिवीजन के लिए डिसीजन लेना होता है, वो काफी फास्ट हो सकता है। इसी वजह से एक प्रोडक्ट लाइन की वजह से हम ग्रो करना काफी आसान हो जाता है। चौथा फायदा, कैसे? आप पहले गारमेंट्स बना रहे थे, गारमेंट्स में आपने देखा सक्सेस मिल गई, अब आपने मेडिसिन बनाना शुरू कर दिया, यानी कि अब एक प्रोडक्ट लाइन से दूसरी प्रोडक्ट लाइन पर आ गए। अब मान लीजिए मेडिसिन के अंदर में भी आपने अच्छा ग्रो कर लिया, तो अब आप तीसरी प्रोडक्ट लाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से बिजनेस ग्रो करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। ये है एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके नुकसान भी हैं, जी हाँ। पहला, फाइट फॉर एलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन डिफरेंट डिवीजन। देखो कंपनी तो एक ही है ना, अब गारमेंट्स वाला कहता है जी हमारे पे ज्यादा एडवर्टीजमेंट करो, हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा फायदे दो, बेनिफिट्स दो, ठीक है। और जो मेडिसिन वाला डिवीजन वो कहता है जी हम तो नए नए हैं, ज्यादा पैसा हमारे पे खर्च होना चाहिए, ज्यादा फैसिलिटी हमें देनी चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने तीसरा डिवीजन भी खोल लिया कोई और, मान लीजिए आपने बुक्स स्टेशनरी का खोल लिया तीसरा डिवीजन, तो वहां पर भी आपको फंड्स को एलोकेट करना पड़ेगा, चाहे वो मार्केटिंग पर है चाहे वो स्टाफ पर है। तो मुद्दे की बात यह है कि फंड्स के लिए लड़ाई होती है डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर में, कॉस्ट डबल हो जाती है, डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि जितने भी डिवीजन होंगे उतने ही परचेज डिपार्टमेंट होंगे। जैसे कि गारमेंट्स का जो परचेज डिपार्टमेंट है वो दवाइयों की परचेज नहीं कर सकता, तो गारमेंट्स में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, दवाइयों में भी परचेज डिपार्टमेंट होगा, दो दो परचेज डिपार्टमेंट। और अगर चार कल को डिवीजन बन गए तो चार परचेज डिपार्टमेंट। तो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन इंक्रीज होना, जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज होती है। और डिविजनल मैनेजर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के अपने इंटरेस्ट को फोकस करते हैं। गारमेंट्स वाले का हमेशा ये फोकस होगा डिविजनल मैनेजर का कि गारमेंट्स में सक्सेस मिलनी चाहिए, भले ही दवाइयों में मिले या ना मिले, स्टेशनरी में मिले या ना मिले, क्योंकि उसका इंटरेस्ट केवल अपने डिवीजन में होगा, ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस में नहीं होगा। ये नुकसान है डिविजनल स्ट्रक्चर का, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का बेसिकली मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट। जब एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर करता है उसको हम डेलीगेशन बोलते हैं। इसका फायदा क्या है कि जो मैनेजर है वो अपना जो टाइम है वो हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर कर सकता है, जब वो अपनी पावर किसी और को दे देता है काम करने के लिए। अब उसका टाइम बच गया ना। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड्स फॉर रिकॉग्निशन एंड प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज इनिशिएटिव। यानी कि जो हमारा जूनियर है जिसको अपने अथॉरिटी दी है उसकी भी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है, वाह मुझे भी पावर मिल गई, मैं भी अब डिसीजन अपने खुद ले सकता हूं। तो कहीं ना कहीं उसकी रिकॉग्निशन की जो नीड है वो पूरी हो जाती है और उसको भी इनिशिएटिव यानी डिसीजन लेने का मौका मिलता है। तो डेलीगेशन इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है एलिमेंट्स क्या होते हैं डेलीगेशन के। डेलीगेशन के तीन एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है राइट टू कमांड, यानी कमांड करने का राइट, उसको अथॉरिटी यानी पावर बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क, यानी ऑब्लाइज करना। अब भैया आप रेस्पॉन्सिबल हो, मतलब अगर आप ऑब्लाइज कर रहे हो तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, नहीं तो आप इरेस्पॉन्सिबल हो। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, किसी चीज का आंसर देना, क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन विच इज कॉल्ड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इसके फायदे क्या है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। देखो पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है, आप किसी को अथॉरिटी दोगे तो आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाओगे, प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर फोकस कर पाओगे। जिसको आपने अथॉरिटी दी है उसका डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलेगा कि मेरे को पावर मिल गई डिसीजन मेकिंग करने की, अब मैं बड़ा हो गया हूं ऑर्गेनाइजेशन में। इसी से ग्रोथ भी होती है, जब जूनियर धीरे धीरे सीनियर बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है ऑर्गेनाइजेशन में सबकी ग्रोथ होगी। और इसी को हम बोलते हैं बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, यानी जो अथॉरिटी देता है वो सुपीरियर, जो अथॉरिटी लेता है वो सबऑर्डिनेट। तो सिर्फ अथॉरिटी से पता चलता है डेलीगेशन से कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट करना काफी आसान हो जाता है। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू एज ए फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर देयर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जब डेलीगेशन लोएस्ट लेवल तक पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ गए, डेलीगेशन को फर्दर डेलीगेट किया तो दैट बिकम्स डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या हो सकते हैं,
उससे पहले जरा समझो, दोज ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट आर टर्म्ड एज सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जहां पर सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रहती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जहां अथॉरिटी डिस्पर्स हो जाती है उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देखिए जरा, सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में सारी अथॉरिटी किसके पास है? ए के पास, यानी सारे डिसीजन लेने के लिए ए के पास जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे चार्ट में देखिए, बी ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी सी, डी और ई को दे दी, भैया अपने जो जूनियर है उनको आप संभालो। ठीक है, लोएस्ट लेवल तक अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, यानी जितने सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट करते हैं, नई नई सोच लेकर आते हैं, नए नए डिसीजन लेकर आते हैं। इससे उनका टैलेंट भी डेवलप होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है और टॉप लेवल को काफी रिलीफ मिल जाता है, आराम से वो अपनी हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। इससे ग्रोथ 100% होती है और कंट्रोल करना काफी आसान हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और ये हमारे कंटेंट खत्म होते हैं ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड, राइट? इफ यू वांट मोर वीडियोस, मोर अपडेट्स,